हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रेडियो एक्टिव वेस्ट। इसमें हम उस वेस्ट की बात करेंगे जो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव क्या चीज़ है? जो रेडिएशंस छोड़ती हैं जो चीज़ें, ठीक है। तो रेडिएशंस किस क्या काम कर सकती हैं? म्यूटेशंस कर सकती हैं, बीमारियां लगा सकती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। हम अब तक, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है बायो में, तो हम लोग इतना जान चुके हैं कि रेडिएशंस क्या कुछ कर सकती हैं, ठीक है। सो इनिशियली न्यूक्लियर एनर्जी को ऐसा सोचा जा रहा था कि न्यूक्लियर एनर्जी तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि इससे तो नॉन पोल्यूटिंग वे है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, पहले पानी से या जैसे कोल जला करके, तो इन सब चीज़ों से ये की जा रही थी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। तो उसके बाद जब न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, यूज़ होने लगी, यूरेनियम से रिलीज बनाई जाने लगी इलेक्ट्रिसिटी, तो सबको लगा अरे वाह, इससे तो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता, ये तो बड़ा ही बेहतरीन तरीका है। लेकिन ये उसके बाद समझ में आया कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसके दो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स इसके साथ जुड़ी हुई हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट प्रॉब्लम इसके साथ बेसिकली ये आती है कि ये एक्सीडेंटली लीक हो सकती है। और ये प्रॉब्लम का पता चला 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल इंसिडेंट्स के बाद। चेरनोबिल इंसिडेंट आप लोगों ने सुना होगा कि इसमें बहुत जाने गई और आज तक ये लोग भुगत रहे हैं उस रेडियो एक्टिविटी लीकेज के बारे में, ठीक है। क्योंकि इन इंसिडेंट्स में जो लीकेज हुआ वो म्यूटेशंस वगैरह हो जाती हैं और आगे से आगे जनरेशन्स में पास होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक डेंजरस चीज़ हो जाती है जब इसका एक्सीडेंटल लीकेज हो जाता है। तो एक्सीडेंटल लीकेज होने से जो प्रॉब्लम्स हुई उससे ये भी पता चलने लगा कि हाँ, हम लोग को इस चीज़ को जब भी डिस्पोज ऑफ करना है तो उसका भी सेफ डिस्पोजल रेडियो एक्टिव वेस्ट का होना चाहिए। तो ये दो टारगेट्स हमारे पास खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से इनहेरिट प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ एसोसिएटेड, किसके साथ? न्यूक्लियर एनर्जी के साथ एसोसिएटेड, ठीक है। देन रेडिएशन निकलती हैं, इनसे कुछ रेडिएशंस आती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो रेडिएशन जो न्यूक्लियर वेस्ट से निकलती हैं ये काफ़ी डैमेजिंग होती हैं टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज जो भी ऑर्गेनिजम्स इन रेडिएशंस के एक्सपोजर में आते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। इनफैक्ट हाई डोजेस में, एट हाई डोजेस जो है न्यूक्लियर रेडिएशन लीथल भी हो सकती है, यानी डेथ तक कॉज कर सकती है। और लोअर डोजेस में ये काफ़ी बीमारियां लगा सकती है। लोअर डोजेस में ये काफ़ी बीमारियां लगा देती है जो जेनेटिकली आगे से आगे पास भी होती हैं कई बार, और कई बार ये कैंसर जैसी बीमारियां भी लगा देती है, ठीक है, एट हाई डोजेस। लेकिन अगर बहुत हाई डोजेस हो तो इमीडिएट डेथ तक ये कॉज कर सकती है, ठीक है। तो हाई डोज में हो चाहे लो डोज में हो ये काफ़ी खतरनाक साबित होती हैं। देयरफॉर तो इसलिए हम ये न्यूक्लियर वेस्ट को काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खतरनाक पोल्यूटेंट मानते हैं और इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमें देखना होगा कि इसका एक्सीडेंटल लीकेज भी ना हो और इसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। So, it has been recommended that storage of nuclear waste after sufficient pre-treatment, तो इनका अगर स्टोरेज भी करना है तो इसके लिए भी सफिशेंट प्री ट्रीटमेंट इसका करना ज़रूरी है। पहले से इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है इसको स्टोर करने से पहले। और उस ट्रीटमेंट में पर्टिकुलरली ये भी चीज़ें आ जाती हैं कि इसको शील्ड कर देना होता है, यानी कि मल्टीपल ऐसे कंटेनर्स या बॉक्सेस में डालना होता है, लकड़ी के या कुछ ऐसे बॉक्सेस में इनको डालना होता है। और बाद में बरी जब दबाया भी जाता है तब भी इनको पत्थरों के बीच दबाया जाता है, बरिड इन द, ये जिन कंटेनर्स में इनको डाला जाता है उन कंटेनर्स को भी पत्थरों के अंदर, जो डीप अर्थ में बड़े बड़े पत्थर हैं उन पत्थरों के अंदर इनको बरी किया जाता है जब भी इनको डिस्पोज ऑफ करना है। क्योंकि अभी काम के नहीं रहे, जब डिस्पोज ऑफ करना है तो इस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। और नियरली कितनी डेप्थ पे? अबाउट
500 मीटर्स डीप बिलो द अर्थ सरफेस इनको दबाया जाता है। ठीक है, ये जो मेथड है इसके डिस्पोजल का, ये काफ़ी एक्चुअली इसने भी काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन फेस की है पब्लिक से। रीज़न आप समझ सकते हैं, क्योंकि डीप इन द अर्थ इसको दबाया जा रहा है और वहाँ पे पानी में ये रेडिएशंस जा सकती हैं। ठीक है, हमारे पानी वगैरह में ये सारी रेडिएशंस जा सकती हैं, और इवन कि सॉइल में हो सकता है चीज़ें आ जाएं जिन प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। सो ये रेडिएशन हम तक फिर भी पहुंचेगी ही पहुंचेगी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। ठीक है, सो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट है। इसका और कोई तरीका फ़िलहाल तक नहीं है। इसको बस पत्थरों, डीप इन द अर्थ, पत्थर के अंदर दबा दिया जाता है। पब्लिक अपोज कर रही है और सही कारण से अपोज कर रही है, बट सुना नहीं जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक है। ग्रीन हाउस, आप लोगों ने ग्रीन हाउस के बारे में तो सुना होगा शायद, है ना। आजकल जो हमारे इवन कि हमारे एरियाज़ में भी ग्रीन हाउस बन गए हैं। ये हमारे जो जिनको हम फ्रेंच खीरे वगैरह खाते हैं, ये ज़्यादातर हम लोग ग्रीन हाउस वाले खाते हैं, जो कई बार आउट ऑफ द सीज़न भी हम लोग को सही मिल जाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस बेसिकली होता क्या है? ग्रीन हाउस होता है कांच का हाउस, कांच का बना हुआ हाउस या शेड। ठीक है, कांच की वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो भी रेडिएशंस उस कंटेनर के अंदर, जो भी रेडिएशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज दैट कांच का घर, तो ये जो भी रेडिएशन सन की इसके अंदर आएंगी, तो वो एक्चुअली जैसे ही इसके अंदर आ जाएंगी, तो वो जब हीट वापस रिफ्लेक्ट भी होने लगेगी, वो भी फिर वापस कांच से वापस की वापस आती जाएगी, और जिस वजह से इस कांच के घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है। तो विंटर्स में भी इस कांच के घर के अंदर काफ़ी गर्मी रहती है, जिस वजह से सर्दियों में भी यहाँ पे गर्मियों वाली क्रॉप्स ग्रो कराई जा सकती है। तो ऐसे हम लोग फार्मिंग में ग्रीन हाउसेस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शायद आप लोगों ने देखे भी हों। ठीक है, जिन एरियाज़ में ज़्यादा बर्फ़ वगैरह पड़ती है, जिन कंट्रीज़ में, वहाँ पे लोग अपने बैठने के लिए भी कई बार ऐसे ग्रीन हाउसेस बना लेते हैं, कांच का कोई कमरा सा बना लेते हैं जहाँ पे वो, ताकि धूप उनको मिल सके बिना उसके, सर्दी वगैरह बाहर ज़्यादा होती है तो ज़्यादा कोल्ड एक्सपोजर के बिना उनको धूप सही से मिल सके, तो उसके लिए भी वो ऐसे एरियाज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर लेकिन बनाया जाता है, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल ग्लास हाउस, जो कि प्लांट्स विंटर सीजन में प्लांट्स ग्रो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ बर्फ़ वगैरह पड़ती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस में जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट अंदर तो आ जाती है, लेकिन एस्केप हीट जो है उसकी एस्केप नहीं हो पाती, अंदर ही वो एरिया वार्म अप होता रहता है। ठीक है, तो ये जैसे आपने कई बार धूप में हम लोग कार खड़ी कर देते हैं कुछ घंटों के लिए, वापस जाके देखें तो वो बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो ये चीज़ शायद आपने ऑब्जर्व की हो गर्मियों में। तो शायद गर्मियों में आपने कभी ये चीज़ ऑब्जर्व की हो कि कई बार धूप में कार खड़ी होती है, तो आप वापस जाके देखो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो वो भी एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है कि कार के शीशों में से जो धूप अंदर आ जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो होकर के अंदर ही रह जाती है। तो और तो आ ही रही है, जितनी भी अंदर आ रही है वो अंदर ही एक्यूमुलेट हो रही है, उससे बाहर नहीं जा पा रही होती। तो सेम फिनोमिनन ही होता है ग्रीन हाउस में भी। ठीक है, तो ग्रीन हाउस एक नेचुरली, एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरली भी अर्थ में रहता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरली एक्टिंग फिनोमिनन है, जो हीट अर्थ के सरफेस को और एटमॉस्फेयर को कुछ हद तक गर्म रखता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली होता है यहाँ पे हमारे अर्थ के आसपास कुछ गैसेस होती हैं,
यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे अर्थ के आसपास कुछ गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑल। ठीक है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड सबसे सही ग्रीन हाउस गैस है। तो ये गैसेस हमारे आसपास ये इस तरीके से शील्ड बना लेती हैं, जैसे यहाँ पे ये लेबल किया हुआ ना ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इस तरीके से शील्ड बना लेती हैं आसपास। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सन का जो रेडिएशन है इस तरफ आ रहा है, तो ये वापस इसी तरीके से एक्चुअली रिफ्लेक्ट बैक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये वापस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है तो ये वापस इधर ही आ जाता है। ठीक है, तो और हीट तो आ ही रही है, लेकिन बहुत कम हीट होगी जो बाहर की तरफ एक्सपोज हो वापस जा पा रही है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये रिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली दे absorb long wave infrared radiation from earth and emit it again and again towards the earth। तो ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। ठीक है, जब तक कि अर्थ के सरफेस में कोई लॉन्ग वेव रेडिएशन नहीं रहती, यानी कि एक बार ये आएगा, रिफ्लेक्ट होकर के फिर से इधर आ जाएगा, फिर से इधर आ जाएगा। तो जब तक कि इसमें लॉन्ग वेव रेडिएशन नहीं रहती है, शॉर्ट वेव आ जाती हैं, तब तक ये इसी तरीके से आता रहता है और इसको हीट अप करता रहता है अर्थ के सरफेस को। सो दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो ये बाहर के एटमॉस्फेयर से थोड़ा वार्म रखता है अर्थ के सरफेस को। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये नेचुरली होता है अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। सो बिना ग्रीन हाउस गैसेस के, आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि बिना ग्रीन हाउस गैसेस के अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -18 होता, जो कि आज के टाइम पे 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम लोग जानते हैं। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस न होती तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -18 होता, यानी कि आज के टेम्परेचर से नियरली 33 डिग्री सेल्सियस कम होता। सो यहाँ से आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो in order to understand the ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमें ये सनलाइट का जो एनर्जी यहाँ पे आती है आउटर एटमॉस्फेयर से, वी हैव टू अंडरस्टैंड its fate. In order to understand the greenhouse effect, it is necessary to know the fate of energy of sunlight that reaches the outer atmosphere. ठीक है, तो आउटर एटमॉस्फेयर में जो सनलाइट आती है, हमें पहले उसके बारे में समझना होगा कि उसका क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपको तो कुछ हद तक बताया कि जो आउटर एटमॉस्फेयर में आती है, जैसे ट्रैप हो जाती है एंड ऑल दैट। ठीक है, कुछ गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उसको ट्रैप कर लेती हैं। सो क्लाउड्स एंड गैसेस ये नियरली 1/4 ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। 1/4 को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं जो बाहर से आ रही है। ठीक है, एंड अब्जॉर्ब सम ऑफ इट, तो सिर्फ कुछ को ही ये अब्जॉर्ब करते हैं। बट अगर देखा जाए, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ जितनी आती है, देखो जितनी भी 100% आई, उसमें से 1/4 को तो ये वापस रिफ्लेक्ट ही कर देते हैं, और कुछ को ये अब्जॉर्ब, 1/4 को कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और जो 3/4 अंदर आई उसमें से कुछ को ये अब्जॉर्ब करते हैं, और जितनी भी अब्जॉर्ब हुई, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन अर्थ हीटिंग इट। सो 1/4 रिफ्लेक्ट हो गई, जितनी भी बाकी 3/4 आई उसमें से भी हाफ ऑफ अर्थ, उसको हाफ एनर्जी हीट करती है अर्थ को, और सिर्फ कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो यहाँ पे रेशो आता है नियरली 1:2:1। तो 1 पार्ट रिफ्लेक्ट बैक ही हो जाता है, और जो बाकी 3 पार्ट्स हैं उनमें से एक पार्ट हिट करके वापस रिफ्लेक्ट कर जाता है, और 2 पार्ट्स
वापस नहीं जाते हैं, हिट भी करते हैं और उसी को बार बार गर्म करते रहते हैं, तो वो अर्थ के सरफेस से इंफ्रारेड रेडिएशन बन के री एमिट होते हैं, यानी दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर से वापस यहीं आ जाते हैं, एक्सपोज नहीं हो पाते। और कौन सी लेयर्स हैं जो उनको वापस भेज रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसेस जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ये हैं जो इनको वापस भेज देती हैं। तो ये मेजर पोर्शन मेजर फ्रैक्शन इनका ये अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। So, the molecules of these gases radiate heat energy and major part of which comes back to the earth's surface। फिर से जो बार बार वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि हिट होता रहता है और इसको गर्म करता रहता है। और जो मेन गैसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मेन गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। इसीलिए हम इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, क्योंकि ये गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है टोटल एटमॉस्फेयर की गैसेस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेन पोर्शन किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हो, मेन इफेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। सेकंड पोर्शन है इसका मीथेन का, फिर थर्ड कंट्रीब्यूशन है CFCs का, देन नाइट्रस ऑक्साइड और कुछ हद तक सल्फर डाइऑक्साइड का भी होता है। तो ये मेन गैसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है मैक्सिमम। इसमें मेन ग्रीन हाउस इफेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड मीथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन को हम लोग मेन ग्रीन हाउस गैसेस के तौर पे जानते हैं, ठीक है। सो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जब ग्रीन हाउस गैसेस अगर किसी कारणवश से इनका लेवल बढ़ जाए, ठीक है, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हैज़ लेड टू द कंसिडर, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो आजकल एक्चुअली ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बिकॉज हम लोग पोल्यूशन ज़्यादा फैला रहे हैं एंड ऑल दैट, और पेड़ काट रहे हैं, तो इस वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वापस फिक्स नहीं हो पाती है, क्योंकि फिक्स करने वाले प्लांट्स को तो हम काटे जा रहे हैं। तो इस वजह से इस फिनोमिनन को कि ऑन एन एवरेज एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। सो ड्यूरिंग पास्ट सेंचुरी, पिछले 100 साल में एवरेज टेम्परेचर अर्थ का 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, ठीक है। और इसमें से ज़्यादातर जो पिछले 30 साल है, यानी पिछले 3 डेकेड्स हैं, इनमें ये ज़्यादा हुआ है। तो साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, साइंटिस्ट का मानना है कि ये इंक्रीज इन टेम्परेचर जो हो रहा है, ये इंक्रीज इन टेम्परेचर जो हो रहा है, इसकी वजह से बहुत डिलीटरियस इफेक्ट्स, डिलीट वर्ड से आया है, डिलीटरियस वर्ड कि खराब कर रहे हैं, यानी कि सो डिलीटरियस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जिससे कि ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, इसको हम एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। एल नीनो इफेक्ट बेसिकली क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस का आना, एनवायरनमेंट में डिलीटरियस चेंजेस का होना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पोलर आइस कैप्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, हिमालयन स्नो कैप्स भी पिघल रहे हैं, ठीक है। ओवर मैनी ईयर्स हम लोग देखेंगे कि इससे हम लोग सी लेवल भी वैसे राइज होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन ओवर मैनी ईयर्स ये देखा जाएगा, क्योंकि बर्फ पिघल पिघल करके समंदर में जा रही है, तो देखा जाएगा कि सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और काफ़ी कोस्टल एरियाज हम लोग समंदर में मर्ज होते हुए देखेंगे, जहाँ पे आज लोग रहते हैं। तो टोटल स्पेक्ट्रम ऑफ चेंजेस जो ग्लोबल वार्मिंग दिखा सकता है कि और क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, तो वो एक्चुअली अभी भी रिसर्च में है। वैसे वो चीज़ आगे पता चली जाएगी, क्योंकि हम लोग अपना पोल्यूशन फैलाना छोड़ नहीं रहे हैं। सो हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग? तो हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग? वी ऑल नो हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल शुड नो एंड एक्ट ऑन हाउ वी शुड कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। सो हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली क्या क्या चीज़ आती है? हम लोग कटिंग डाउन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हम लोग अगर कम कर दें, ठीक है,
एनर्जी यूजेज की एफिशिएंसी बढ़ा दें, जैसे कि CFCs यूज़ करें जो कि पूरी तरह से बर्न हो जाती हैं। फिर डिफॉरेस्टेशन कम कर दें, यानी जंगल काटना कम कर दें, नए पेड़ प्लांट करना शुरू कर दें, और ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ कम कर दें। सबसे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन ही जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज वो इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स, यानी कि काफ़ी कंट्रीज मिल के भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये इसी ऐसे ही पोल्यूशन वगैरह हमारे फैलाने की वजह से, या हमारे चीज़ों के गलत इस्तेमाल की वजह से, ये ओजोन डिप्लीशन भी एक कारण, एक चीज़ है जो होती जा रही है। ठीक है, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी ओजोन फॉर्मेशन और ओजोन डिप्लीशन पढ़ा होगा। ठीक है, ओजोन फॉर्मेशन बेसिकली तो ओजोन फॉर्मेशन बेसिकली कैसे होता है, एक्चुअली जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी रेज जब सनलाइट की गिरती है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाती है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन के एटम्स में टूट जाती है। अब बाकी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ जब ये नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ती है तो ये ओजोन बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से नेचुरल ओजोन फॉर्म होती है। ओजोन अगर हमारे आसपास हो तो ओजोन जहरीली गैस है, लेकिन अगर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में हो तो ये ओजोन एक ओजोन शीट बनाती है, जो आती हुई यूवी रेज जो सनलाइट से आती हैं, सन से आती हैं, तो ये इनमें से कुछ जो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं उनसे हमें ये बचाती है। ठीक है, तो अर्थ का सनस्क्रीन है बेसिकली ये। तो लेकिन हम कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे कर रहे हैं जिनकी वजह से ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। उन एक्टिविटीज़ में से एक है CFCs का इस्तेमाल। CFCs होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल हम लोग रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में रखते हैं कूलिंग इफेक्ट के लिए। तो ये CFCs काम क्या करते हैं, ये CFCs में जो क्लोरीन पोर्शन होता है बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्योंकि क्लोरो से क्लोरीन से आया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक्चुअली बेसिकली क्या करते हैं, ये दे एक्ट ऑन ओजोन और इसका ब्रेक डाउन कर देते हैं ये O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में। ठीक है, O2 और O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में, तो इसको ये तोड़ देते हैं। तो ओजोन डिप्लीशन इस वजह से हो रहा है। तो एक्चुअली हमने, यानी कि जैसे मैंने अभी बात की कि हम लोग इंटरनेशनल एफर्ट्स भी ले रहे हैं, तो इंटरनेशनल एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल बंद हो गया है और उसकी जगह पे HCFCs यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल शुरू हो गया है, जो कि ओजोन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो ऑक्सीजन के ऊपर यूवी लाइट गिरती है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाती है। नेसेंट ऑक्सीजन जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो ओजोन लेयर बना देती है स्ट्रेटोस्फेयर में। लेकिन हम इस लेयर को डेलिबरेटली तोड़ दे रहे हैं एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स में होने वाले CFCs की मदद से। अब हम AC और रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल, हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो अल्टरनेट यही है कि हम CFCs की जगह पे HCFCs इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो ये एक्चुअली कंपलसरी भी हो गया है। इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी एक, रियो इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी एक, वहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि अब CFCs यूज़ नहीं होंगे। लेकिन ये रेमेडी आने से पहले, HCFC की रेमेडी आने से पहले CFCs इतने साल हो गए इस्तेमाल होते हुए, तो उसका एक बहुत बुरा इफेक्ट आया है। जैसे मैंने आपको बताया इस रिएक्शन में कि CFCs ओजोन लेयर को तोड़े दे रही है, तो ऐसे काफ़ी जगह पे ओजोन पतला हो गया है। स्पेशली ये अंटार्कटिका के ऊपर हम लोग देखते हैं कि ओजोन होल हम लोग को दिखाई देने लग गया है। इवन कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ओजोन काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ओजोन होल बेसिकली क्या है, ओजोन होल वो एरिया होता है जहाँ पे ओजोन का लेयर एक्सट्रीमली थिन हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो अंटार्कटिका के ऊपर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, तो ये ओजोन डिप्लीशन के बारे में मैंने आपको सम अप कर दी हैं चीज़ें।
तो बैड ओजोन वो होगी जो हमारे आसपास है, जो जैसे मैंने आपको बताया कि ओजोन अगर लोअर लेयर्स में हो तो वो जहरीली होती है, अगर हमारे आसपास हो दैट इज व्हाट इज नोन एज ओल्ड बैड ओजोन। तो मे बी आप लोगों ने ये केमिस्ट्री में पढ़ा भी हो। सो यू हैव अर्लियर स्टडीड इन द केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक अबाउट बैड ओजोन, जो कि हमारे अगर ट्रोपोस्फेयर में आ जाए तो ये हमारे लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जहरीली हो सकती है। लेकिन एक गुड ओजोन भी है जो ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में, अपर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, और ये सन की यूवी रेडिएशन से हमें बचाती है। यूवी रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं, इंजूरियस टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए और प्रोटीन्स को डैमेज करती है, जो कि डीएनए और प्रोटीन्स की टेंडेंसी रहती है यूवी रेज को अब्जॉर्ब करने की, इस वजह से अब्जॉर्ब भी करती है और ये रेडिएशंस इनकी नेचर ख़राब कर देती है। तो नेचर ख़राब कर देगी डीएनए की, तो इसमें म्यूटेशंस आ सकते हैं, प्रोटीन्स की तो काफ़ी बीमारियां लग सकती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर एंड ऑल दैट। सो इससे क्या हो जाता है, यूवी रेडिएशंस कैसे इन पे काम करती है, ये इनके एक तरीके से केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं उनको तोड़ देती है मॉलिक्यूल्स के, तो यानी एक तरीके से इनका स्ट्रक्चर ख़राब कर देती है। अब अगर देखा जाए तो हम थिकनेस अगर ओजोन लेयर की हमने मेज़र करनी हो तो उसके लिए यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं डॉप्सन यूनिट्स। डॉप्सन यूनिट्स में इसका यूटिलाइज करते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये फिगर 16.8 में यहाँ पे पर्पलिश एरिया में दिखाया गया है ओजोन होल किस तरीके से हमें अर्थ के इसको ऑब्जर्व करने में दिखता है, ठीक है। तो ये नासा की तरफ से दी गई पिक्चर है, अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन होल बन गया है उसकी, ठीक है। तो ओजोन गैस इज कंटिन्यूसली फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ यूवी रेज, जैसे ये मैंने कैसे बनती है ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो ये इसके प्रोडक्शन और डिग्रेडेशन के बीच में एक्चुअली एक बैलेंस होना चाहिए, और ये बैलेंस हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के इस्तेमाल से ख़राब कर दिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। CFCs लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के बाद ये ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में भी पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे इनके जो क्लोरीन एटम्स ये छोड़ते हैं, यूवी रेडिएशन से की वजह से ही क्लोरीन एटम्स CFC से अलग होते हैं, और फिर ये क्लोरीन जो है ये ओजोन को भी तोड़ देती है, उससे ऑक्सीजन रिलीज करवा देती है। क्लोरीन एटम्स इस रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते हैं, ठीक है। हेंस वट एवर CFCs आर एडेड टू द स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये परमानेंट और कंटिन्यूइंग इफेक्ट ओजोन में लगाते हैं, तो यानी कि कंटिन्यूसली ये इनका ब्रेक डाउन करते रहते हैं, ठीक है। तो ओजोन डिप्लीशन ऑल्दो सभी जगह स्ट्रेटोस्फेयर में हो रही है, लेकिन अंटार्कटिक रीजन में ये बहुत ज़्यादा नोट की गई है, ठीक है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पतला हो गया है कि इसको हम लोग नॉर्मली ओजोन होल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओजोन होल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, जो यूवी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी बी। यूवी ए और यूवी बी दो तरह से होती हैं, तो जो यूवी रेडिएशन की जो वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी बी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली अर्थ का एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अगर ओजोन लेयर इंटैक्ट है तो, ठीक है, अगर ओजोन लेयर इंटैक्ट है तो। बट एक्चुअली यूवी बी जो है ये डीएनए को डैमेज करता है और म्यूटेशन भी करवा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, स्किन की एजिंग जल्दी होनी शुरू हो जाती है, स्किन सेल्स डैमेज हो जाते हैं और काफ़ी टाइप के स्किन कैंसर्स हो जाते हैं। ह्यूमन आई में भी एक्चुअली यूवी बी रेडिएशन अब्जॉर्ब करने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है, इसमें जो कॉर्निया होता है हमारा वो यूवी बी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो एक तरह की ब्लाइंडनेस हो जाती है, इसको स्नो ब्लाइंडनेस बोला गया था, क्योंकि ये बर्फीले इलाके जैसे अंटार्कटिका में पहले ये देखा गया था, तो ऐसे लगता था कि बर्फ़ की वजह से, वहाँ पे ठंड की वजह से ब्लाइंडनेस हो गई, इस वजह से स्नो ब्लाइंडनेस इसका नाम पड़ गया था। लेकिन आज की डेट में हमें पता है कि ये स्नो ब्लाइंडनेस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ स्नो, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिप्लीटेड ओजोन लेयर इन दैट स्नोई एरिया,
जिस वजह से ये ओजोन लेयर इसको ब्लाइंड कर रही है लोगों को, कॉर्निया की इन्फ्लामेशन करके। इसके अलावा कैटरैक्ट जैसी प्रॉब्लम भी यहाँ पे हो जाती है। तो ऐसा एक्सपोजर परमानेंटली डैमेज कर सकता है कॉर्निया को। ठीक है, यहाँ पे आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने HCFCs के बारे में जो आपको बताया। ये ट्रीटी साइन की गई थी मॉन्ट्रियल में, विच इज़ इन कनाडा। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस ट्रीटी को बोला जाता है। ठीक है, ये काफ़ी कंट्रीज़ ने मिल करके 1987 में मीटिंग की और 1989 में काफ़ी इसमें अग्री हो गए कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस 1989 तक कम्प्लीटली बंद किए गए। तो 87 में ये प्रॉमिस हो गया था और 89 तक इसको कमिटमेंट फॉलो कर ली सबने कि HCFCs इस्तेमाल किया जाएगा अभी, और CFCs नहीं। तो यहाँ पे HCFCs के बारे में मेंशन नहीं है वो, हालांकि मैंने आपको बता दिया है, तो आपने आई होप नोट कर ही लिया होगा। नहीं किया है तो मैं समझा तो दिया था, यहाँ पे एक बार ले आती हूँ। तो थोड़ा HCFCs है बस, यही हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपके पास लिखा हुआ है, उसके आगे हाइड्रो लिख लो, HYDRO, ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बन जाएंगे। ये एक ऑल्टरनेटिव है जो कि रिएक्ट नहीं करता है इसके साथ। ठीक है, क्लोरीन को रिलीज नहीं होने देता है। सो दिस वाज अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ड्यू टू विच, तो ये हमारा ओजोन डिप्लीशन। तो हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की, ओजोन डिप्लीशन की भी बात कर ली। ठीक है, ये सारा जो टॉपिक हमने यहाँ पे लिखा है, दिस इज ऑल रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन वाला टॉपिक। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं degradation by improper resource utilization and maintenance। so degradation of natural resources हो सकता है सिर्फ पोल्यूटेंट से नहीं बल्कि improper resource utilization से भी। तो सबसे पहले इसमें आ सकता है सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल, इससे क्या हो जाती है, फर्टाइल सॉइल बनने में सेंचुरीज यानी कई 100 साल लग जाते हैं, लेकिन इसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कि पेड़ों को जल्दी काटना या ओवर कल्टीवेशन करना। फॉर एग्जांपल, हम बार बार किसी एरिया में प्लांट्स ग्रो करते रहें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएंगे, जिस वजह से ओवर कल्टीवेशन की वजह से वो एरिया इनफर्टाइल हो सकता है। जो मिट्टी को फर्टाइल टॉप सॉइल बनने में जिसको कई 100 साल लग गए, उसको हम कुछ ही देर में ख़राब कर सकते हैं या ओवर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ग्रेजिंग भी अनरिस्ट्रिक्टेड कराएं कि हाँ जितना मर्जी ख़त्म होता हो जाए, तो उससे भी क्या हो जाएगा, जो वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे या घास फूस है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जिस वजह से वो मिट्टी को पकड़ नहीं पाएगा और सॉइल इरोजन उस एरिया में हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटने से भी सिमिलर चीज़ है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। ठीक है, और नहीं तो पेड़ पौधे घास फूस नहीं होगा, उसके ऊपर बारिश होगी तो पानी जल्दी बह जाएगा, स्पेशली स्लोप्स पे। और पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस से भी ये हो सकता है, यानी कि एक्सेस में पानी देने से भी ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, एक्सेस में पानी देने से भी हम लोग वॉश आउट कर सकते हैं कई बार न्यूट्रिएंट्स को, और रिजल्ट जिसकी वजह से वॉश आउट करने की वजह से एरिड यानी ड्राई एरियाज आ सकते हैं। ठीक है, व्हेन लार्ज बैरन पैचेस एक्सटेंड, तो ऐसे एरिड एरियाज यानी ड्राई एरियाज कई बार काफ़ी ज़्यादा मिल जाएं, तो धीरे धीरे जगह जगह पे ऐसे एरिड एरियाज मिल जाएं तो एक पूरा डेजर्ट ही क्रिएट हो सकता है। तो इंटरनेशनली देखा गया है, ये डेजर्ट की क्रिएशन को हम लोग बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। सो डेजर्टिफिकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट, बट नाउ डेज इट इज बीइंग वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इंटरनेशनली देखा गया है कि डिजर्टिफिकेशन आजकल के टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा
प्रेवलेंट हो गई है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जल्दी लेना चाहते हैं, तो ओवर इरिगेशन कर देते हैं। कई बार हम ज़्यादा ज़्यादा कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, वहाँ के न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, कई बार पेड़ वगैरह काट देते हैं, जिस वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है, मिट्टी बह जाती है, तो फिर फर्टाइल सॉइल बह जाती है, फिर वहाँ पे डेजर्ट रह जाता है। तो ऐसे डेजर्ट एरियाज या एरिड एरियाज जब मिलते हैं तो पूरा डेजर्ट तैयार हो जाता है। तो ये हमारी मॉडर्न एक्टिविटीज़ या अर्बनाइजेशन के कारण ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और ज़्यादा फास्ट हो रही हैं, ठीक है। सो डिग्रेडेशन हो रही है ये बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हम लोग रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हम लोगों को मिले, इनको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से और ना मेंटेन कर पाने की वजह से ये हो रहे हैं। सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन। अगला, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग यानी पानी हम ज़्यादा से ज़्यादा जब देते हैं तो वहाँ पे कई बार पानी खड़ा हो जाता है तो पानी जब खड़ा हो जाता है कहीं पे ज़्यादा, तो उस वजह से क्या होता है, और ड्रेन नहीं हो पा रहा, पानी ड्रेन नहीं हो पाता। आपने कई बार सुना होगा कि पॉट्स में जब हम प्लांट लगाते हैं तो पॉट आप नेचुरली लेके भी आओ ना, काफ़ी पॉट्स के नीचे छेद होता है। वो छेद इसलिए होता है कि उनको कच्ची जगह पे जैसे हम रख देंगे, अगर उसमें पानी एक्सेस में होगा तो वो नीचे छेद से बह जाएगा, तो वो प्रॉपर ड्रेनेज भी ज़रूरी है। नहीं तो एक्सेस में पानी पौधे में रहेगा तो वाटर लॉगिंग से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लॉग हो सकता है पानी, यानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे, जिस वजह से रूट्स के आसपास बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो रूट्स ब्रीद नहीं कर पाती, सांस नहीं ले पाती, और ऐसा में पौधा जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इरिगेशन अगर हम करते जा रहे हैं पर प्लस पानी को बहने की कोई जगह नहीं दे रहे, जिस वजह से पानी मिट्टी में खड़ा हो जाता है और उसमें जो है रूट्स उसमें डूब जाती हैं और दे सफोकेट टू डेथ। कई बार इस वाटर लॉगिंग की एक और समस्या आ जाती है, वो ये है कि पानी वहाँ पे खड़ा रहता है, जिस वजह से जो उस मिट्टी के अंदर सॉल्ट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स, वो सारा सॉल्ट जो स्पेशली होता है वो ऊपर की तरफ तैर करके आ जाता है, फ्लोट करने लग जाता है, और ऊपर की तरफ सॉइल सरफेस के ऊपर की तरफ ये आ जाता है। तो सॉइल इस तरीके से, कई बार आपने ऐसे एरियाज में देखा होगा कि जो सॉल्ट का ऊपर की तरफ एक परत सी बन जाती है लैंड के ऊपर, ठीक है। तो और ये जो होता है इनके रूट्स के पास भी कलेक्ट हो जाती है। तो ऐसा इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट इज इनेमिकल टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो ये खतरनाक हो सकती है ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स के लिए, और डैमेजिंग हो सकती है एग्रीकल्चर के लिए। तो फार्मिंग के टाइम पे भी लोगों को सिखाया जाता है कि इस तरीके से आपने अक्यूमुलेट नहीं होने देना, पानी फ्लो क्या हमेशा चांस रहना चाहिए। वाटर लॉगिंग यानी पानी ज़्यादा ज़्यादा होना। हर पौधे की ज़रूरत अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल राइस का आपने सुना होगा कि पानी खड़ा रखना पड़ता है, ठीक है, लेकिन हर प्लांट को हर उतने पानी की ज़रूरत नहीं होती। कई बार लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना अच्छा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हर पौधे की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो पानी ज़्यादा होने से भी दिक्कत आ जाती है। वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी। सॉइल सैलिनिटी जो जैसे मैंने बताया कि सॉल्ट्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, सो वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी। सैलिनिटी यानी सॉल्ट्स, कई बार शोरा नहीं आ जाता पानी में, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा आई हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्यों? क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पेट भरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने फार्मिंग करनी शुरू कर दी। ज़्यादा फार्मिंग करने की वजह से हमने ज़्यादा पानी लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर क्रॉपिंग, जो हम ऊपर बात की हमने, ओवर क्रॉपिंग कर रहे हैं, ओवर कल्टिवेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग नेचुरल न्यूट्रिएंट्स तो गवा ही चुके हैं। मोर ओवर हम लोग केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये केमिकल्स भी मिट्टी में ज़्यादा सॉल्ट्स डिपॉजिट कर रहे हैं, और जिस तरीके से इसके आसपास क्रस्ट बना लेते हैं, ये रूट्स के आसपास भी ये सॉल्ट्स क्रस्ट बना लेते हैं और काफ़ी दिक्कत करते हैं। तो ये कुछ इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सॉइल इरोजन की, यानी फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल जब बह जाती है उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। डिजर्टिफिकेशन यानी डेजर्ट्स बन रहे हैं, फर्टाइल लैंड्स का डेजर्ट में कन्वर्ट होना। वाटर लॉगिंग यानी पानी खड़ा हो जाना, जिस वजह से रूट सफोकेट हो जाती हैं और सॉल्ट्स ऊपर की तरफ आके रूट्स के आसपास आ जाते हैं। और सॉइल सैलिनिटी, वही सॉल्ट्स जो है नीचे के, वो ऊपर की तरफ तैर के आ जाते हैं, और मिट्टी और वो पूरी शोरेदार हो जाती है, शोरे वाली हो जाती है, ठीक है। सो ये हो गया डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। देन कम्स
डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट को काटना, फॉरेस्ट लगाना दोबारा से यानी रिफॉरेस्टेशन। तो ये प्रॉब्लम है, जो इन्वायरमेंटल इशू है, ये इन्वायरमेंटल इशू है ये डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काट देना। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन को डिफाइन हम कैसे करेंगे? डिफॉरेस्टेशन को, फॉरेस्टेड एरियाज को नॉन फॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्ट करना इज डिफॉरेस्टेशन। सो अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट को हम डिफॉरेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, और इन द ट्रॉपिक रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ के फॉरेस्ट ज़्यादा डिवर्सिफाइड है बिकॉज ऑफ द गर्म क्लाइमेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, बिकॉज ऑफ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वहाँ पे ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन वहीं पे हम लोग 40% फॉरेस्ट ख़त्म कर चुके हैं, और टेम्परेट रीजन्स में हम लोग 1% फॉरेस्ट ख़त्म कर चुके हैं। सो प्रेजेंट सिनारियो एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन का इंडिया में काफ़ी सीरियस है, या ग्रिम है कह सकते हैं। हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में ही हैं, तो इंडिया में एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई है एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट 30% ऑफ द लैंड कवर कर रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस 20th सेंचुरी फॉरेस्ट सिर्फ 21.54% एरिया कवर कर रहे हैं, तो नियरली 9% कम। ठीक है, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है 33% फॉरेस्ट कवर प्लेन्स में और 67% हिल्स में। ठीक है, हाउ डज द डिफॉरेस्टेशन अकर? तो डिफॉरेस्टेशन कैसे होती? तो 9% एरिया हम लोग कम हो चुका है, लेकिन देखो अब इंडिया में कितना रह गया है। पहले इंडिया में 20th सेंचुरी से पहले था 30%, और 20th सेंचुरी के बाद है 21%। अब तो उससे भी कम रह गया होगा, लेकिन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली प्लेन्स में इंडिया में 33% होना चाहिए और हिल्स में 67% होना चाहिए। हिल्स में भी ज़्यादा पेड़ होने चाहिए, क्योंकि हिल्स में वहाँ पे वैसे ही ऑक्सीजन कंटेंट काफ़ी कम रहता है। ठीक है, तो ये इससे तो हम देखो कितना ही पीछे जा रहे हैं। पहले ही कम था, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा पीछे हम लोग जा रहे हैं। सो ये देख सकते हैं आप कितनी ग्रेव सिचुएशन में हम फंसते जा रहे हैं। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन कैसे होती है? ठीक है, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अकर? सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ मेनली इसमें कंट्रीब्यूट करने हैं, जैसे कि हम लोग फॉरेस्ट एरिया को कोशिश करते हैं एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड किया जा सके। फिर पेड़ों को और काफ़ी रीजंस की वजह से कट किया जाता है, फॉर एग्जांपल टिम्बर के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। ठीक है, फायरवुड यानी उसके लिए क्या कहते हैं, फ्यूल के तौर पे। ठीक है, कैटल रैंचिंग के लिए इनको चराने वगैरह के लिए, और काफ़ी बाकी पर्पसेस के लिए भी इनको पेड़ों वगैरह को काटा जाता है। एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में था पहले। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको झूम कल्टीवेशन भी मानते हैं। दिस वॉज वेरी कॉमन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया पहले। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया डिफॉरेस्टेशन की तरफ। इसमें बेसिकली क्या होता था, पेड़ों को, फॉरेस्ट के एक पैच को फार्मर्स काट देते थे, और प्लांट्स के जो बाकी रिमेन्स बच जाते हैं उसको जला देते थे, और उसकी जो ऐश होती है, यानी वो जो ब्लैक पोर्शन उसका ऐश बच जाती है, तो उसको मिट्टी में मिला देते थे और फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करते थे। ठीक है, फिर लैंड में फार्मिंग करवाते थे और कैटल ग्रेजिंग भी वहीं पे करवाते थे। तो उसके बाद कल्टीवेशन कर ली, एक बार फसल काट ली, तो उसके बाद उसको छोड़ देते थे, और काफ़ी लंबे टाइम तक रिकवर होने के लिए उसको छोड़ देते थे। ठीक है, कि दोबारा से पेड़ वगैरह वहाँ पे आएंगे तो फर्टाइल हो जाएगा, तो उनको फिर से काटेंगे और उनकी खाद बना देंगे इस जला के। ठीक है, तो इस तरीके से ही किया जाता था। और यहाँ पे इसको एक बार छोड़ दिया, इस लैंड को तो काट के जला के अपना काम करके छोड़ दिया, फिर अगले एरिया में चले गए और अगले एरिया को काट दिया। तो इस तरीके से जंगलों के जंगल इन लोगों ने काटे हैं। और इस वजह से कितना ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड आप इमेजिन नहीं कर सकते हो इन लोगों ने ख़राब किया होगा। सो इन अर्लियर डेज झूम कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। इनफ टाइम गैप दिया जाता था ताकि लैंड रिकवर हो सके फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी,
तो रिपीटेड कल्टीवेशन होने लगी। सो ये रिकवरी वाला प्रोसेस कि पूरा पेड़ को बढ़ने दो, ये रिकवरी वाला प्रोसेस बिल्कुल ही खत्म हो गया, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन और भी ज़्यादा तेज़ होने लग गया। तो ये झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस चलती रही, धीरे धीरे ग्रेव सिचुएशन में आ गई और बहुत ज़्यादा ये चांसेस बढ़ने लगे। सो ये झूम कल्टीवेशन जैसी और भी प्रैक्टिसेस इसमें रिस्पॉन्सिबल है। स्लैश एंड बर्न या झूम कल्टीवेशन ये एक कारण है डिफॉरेस्टेशन का, नहीं तो इसके अलावा लोग आज भी पेड़ों को और ये सब चीज़ों को काटते हैं अपनी कैटल फीड करने के लिए, फायरवुड बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, और नए घर बनाने के लिए, खेत बनाने के लिए। हम लोगों जानते हैं कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट को मैक्सिमम सोयाबीन कल्टीवेशन की वजह से काटा जा रहा है। सो ऑल दस रीजंस आर देयर, ऑल दीज रीजंस आर देयर फॉर डिफॉरेस्टेशन। सो कंसिक्वेंसेस या रिजल्ट क्या है इनका, डिफॉरेस्टेशन का? इनका मेन रिजल्ट है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, एनहांस होती जा रही है, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि ये एक क्या है, ये जो पेड़ हो, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन क्यों बढ़ती जा रही है? पेड़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इस एक तरीके से एटमॉस्फेयर की सफाई करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके फूड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन पेड़ों को तो हम काट रहे हैं। तो पेड़ों को काटने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है इसको फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, और ये कार्बन जो अपने बायोमास में भी बना लेते हैं। हम जानते हैं कि हम ज़्यादातर हमारा ड्राई वेट सभी प्लांट्स और एनिमल्स का, प्लांट्स का स्पेशली ड्राई वेट जो है वो कार्बन का बना हुआ है सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स का। तो ये कार्बन भी फिक्स नहीं हो पा रही है, तो ये गैसियस फॉर्म में ही रह जाती है। ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन के होने की वजह से, ये फॉरेस्ट ना होने की वजह से जिन एनिमल्स का या बाकी प्लांट्स का ये फॉरेस्ट घर हुआ करते थे, तो वो भी अपना घर गंवा चुके हैं। सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो काफ़ी, तो बिफोर इवन बीइंग डिस्कवर्ड ही ख़त्म हो जाते हैं। वाटर साइकिल में ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, आपको पता है, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। सॉइल इरोजन हो जाती है, क्योंकि मिट्टी को पकड़ के रखने में ये मदद करते हैं, सॉइल को इरोड नहीं होने देते, तो पेड़ काट देते हैं तो सॉइल इरोजन हो जाती है। तो इसी वजह से डेजर्टिफिकेशन यानी डेजर्ट्स में कन्वर्ट होना भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अब रीफॉरेस्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीफॉरेस्टेशन क्या है। रीफॉरेस्टेशन इज रीस्टोरिंग अ फॉरेस्ट जो सेम जगह पे, ठीक है, रीस्टोरिंग द फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड बट उसको रिमूव कर दिया गया था एट सम पॉइंट इन द पास्ट। रीफॉरेस्टेशन कैन एक्चुअली बी नेचुरल ऑल्सो, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको स्पीड अप कर सकते हैं बाय प्लांटिंग ट्रीज। लेकिन इसको अगर हम रिफॉरेस्टेशन तब कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर हम इसको ये भी पहले पता कर लें कि यहाँ पे इस एरिया में पहले कौन से प्लांट्स थे। अगर सेम प्लांट्स लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होंगे और तेज़ी से भी ग्रो करेंगे। सो रिफॉरेस्टेशन इज सेम टाइप का फॉरेस्ट ही वहाँ पे बनाना। नेचुरली तो ये हो ही जाता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है, हम इसको स्पीड अप कर सकते हैं सेम टाइप के पहले जैसे प्लांट्स यहाँ पे डेलिबरेटली प्लांट करके। क्यों नहीं कर सकते? अगर काट सकते हैं तो प्लांट भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर में इस यूनिट में रादर काफ़ी केस स्टडीज़ की हैं। तो एक और केस स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग बिश्नोईज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बिश्नोईज़ एक ऐसी कम्युनिटी है जो नेचर लविंग कम्युनिटी है, और ये नेचर में लोगों को पेड़ वगैरह काटने नहीं देती। आई थिंक इनके बारे में हमने पहले भी बात की है, अगर नहीं भी तो यहाँ पे मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। ठीक है, 10th में भी ये मैंने करवाया है, तो मैं इसीलिए भूल जाती हूँ कि 10th में कराया कि +2 में कराया। तो ये मैंने आई थिंक आपके साथ भी डिस्कस किया है वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स, नहीं तो यहाँ पे मैं डिटेल में बता ही रही हूँ आपको। केस स्टडी है कि लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जंगलों को बचाने में। ठीक है, जंगलों को बचाने में। सो लोगों पीपल्स पार्टिसिपेशन हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ रिलीजन कुछ केसेस में, कि हम जंगलों को या नेचर की पूजा करते हैं कुछ लोग, और वो जानवरों को और पेड़ पौधों को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसी एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है विच इज़ बिश्नोई कम्युनिटी। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, ये लोगों पे काफ़ी ज़्यादा केस वगैरह भी कुछ लोगों पे कर रखे हैं लोगों ने। ठीक है,
So people's participation has long history in India. In 1731, first of all 1731 में जोधपुर का राजा जो था उसने अपने मिनिस्टर को बोला कि लकड़ी अरेंज करो और हमें नया पैलेस तैयार करना है, तो उसके अंदर काम के लिए लकड़ी अरेंज करो। तो मिनिस्टर और वर्कर्स जंगल में चले गए एक विलेज के पास, ठीक है, और उस विलेज में बिश्नोई रहते थे। तो ये लोग जंगल में चले गए पेड़ काटने के लिए। तो एक्चुअली जो बिश्नोई कम्युनिटी है, ये जो बिश्नोईज हैं, बिश्नोई कम्युनिटी जो है, दिस इज़ वेरी फेमस कि ये बड़ा ही नेचर के साथ को एग्जिस्टेंस में रहते हैं। पेड़ और प्लांट्स और जानवरों को बिना किल किए ये उनके साथ में रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जब नेचर इनके गांव में जब ये पेड़ काटने गए तो बिश्नोईज ने इनको भगा दिया, ठीक है। द एफर्ट टू कट डाउन ट्रीज बाय द किंग्स वाज थ्वाटेड बाय बिश्नोई, इनका एफर्ट खत्म कर दिया इन्होंने और भगा दिया। फिर क्या हुआ, ये फिर ये जो एफर्ट था इनका इस वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। इन्होंने बिश्नोईज के जो बंदे थे इन्होंने काटने नहीं दिया इनको। तो फिर इन्होंने क्या किया, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको जो यहाँ पे नहीं दिया। तो हुआ क्या कि इनको पता लग गया कि वहाँ के तो लोग ही बड़े खतरनाक से हैं, अभी मार देंगे वो तो, ठीक है, वो पेड़ नहीं काटने देंगे लेकिन झगड़ा करेंगे। सो फिर इन लोगों ने क्या किया, किंग्समैन ने, इन्होंने देखा कि जिस टाइम पे इनके मेल मेंबर घर पे नहीं होते हैं, काम पे गए हुए होते हैं, हम उस टाइम पे जाएंगे पेड़ काटने। तो फिर ये उस टाइम पे पहुंचे। तो उस टाइम पे लोगों ने बहुत देखा कि अरे, लेडीज ने देखा कि अरे अब क्या किया जाए, ठीक है, तो अब क्या किया जाए। तो फिर लेडीज के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बट दे लव नेचर सो मच कि लेडीज ही वहां पे पहुंच गई जंगल में। और लेडीज ने कहा कि नहीं, पेड़ हम नहीं काटने देंगे। तो उनकी तो ऑब्वियसली कोई नहीं सुन रहा था। तो उनको तो किंग का आदेश था, उनको तो करना ही पड़ना था कुछ। तो इन लेडीज ने फिर क्या किया, इनमें से एक लेडी थी अमृता देवी। उन्होंने क्या किया, जस्ट सुनो, ठीक है, यहाँ पे सब लिखा हुआ, सुनो जस्ट। तो उनमें से एक लेडी थी अमृता देवी। तो अमृता देवी ने क्या किया, एक पेड़ को हग कर लिया और कहा कि अगर आपको पेड़ को काटना है तो उससे पहले आपको मुझे काटना पड़ेगा। लेकिन किंग्समैन तो कहाँ सोच रहे थे, उनको तो राजा का आदेश ज्यादा कीमती था लोगों की जान से। तो उन्होंने अमृता देवी को काट दिया साथ ही पेड़ के, ठीक है। फिर उसकी अमृता देवी की 3 बेटियां थी, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया कि की पेड़ों को हग कर लिया कि कट अस बिफोर यू कट द ट्री। सो दे ऑल्सो लॉस्ट देयर लाइफ दिस वे। इसी वजह से उनके पीछे काफ़ी काफ़ी लेडीज़ ने इस तरीके से अपनी जान दे दी। तो ऐसा कमिटमेंट हमें कहीं पे देखने को नहीं मिलता है जहाँ पे लोग अपने जान तक गंवाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये उस टाइम की बात थी। ऐसा ही एक इंसिडेंस बाद में हुआ, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, एक बार हम इसको रीड आउट कर लें। सो बिश्नोई वुमन Amrita Devi showed exemplary courage by hugging a tree and daring kingsmen to cut her before cutting the tree. The tree mattered much more to her than her own life. Sadly, the kingsmen did not heed to her pleas and cut down the tree along with Amrita Devi. Her 3 daughters, hundreds of other Bishnois, followed her and lost their lives saving the trees. मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको ये स्टोरी बताई है, ठीक है। Nowhere in the history we find a commitment of this magnitude where human beings sacrifice their lives for the cause of the environment. तो हमें कहीं पे भी नेचर में ये चीज़ नहीं मिलती जहाँ पे ह्यूमन बींग्स ने अपनी लाइफ एनवायरनमेंट के लिए गंवाई हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी वजह से ये चीज़ देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि लोग भी देखो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, नहीं तो लोग काटने में बिलीव करते हैं। तो लोग ताकि कंट्रीब्यूट करें उसको प्रोत्साहन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमृता देवी बिश्नोई प्रोटेक्शन अवार्ड उनके नाम पे, अमृता देवी जी के नाम पे ये बनाया है उन लोगों के लिए और उन कम्युनिटीज़ के लिए, रूरल एरियाज़ की उन कम्युनिटीज़ के लिए जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज देते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में, बेशक प्लांट्स हों बेशक एनिमल्स हों। अब आपने चिपको आंदोलन भी सुना होगा। चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट वाज एक्चुअली ये मोटिवेशन उनको अमृता देवी वाली स्टोरी से ही मिला हुआ था। तो उसी से इनको चिपको आंदोलन करने का भी आइडिया मिला। सो देश आज़ाद होने के बाद 1974 में देश आज़ाद होने के बाद गढ़वाल हिमालयाज में चिपको आंदोलन हुआ था या चिपको मूवमेंट हुआ था। यहाँ पे भी ऐसा ही था कि जब पेड़ काटने गए, यहाँ पे तो
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, ठीक है, ऑब्वियसली किंग्समैन नहीं थे, अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे क्योंकि देश आज़ाद हो चुका था। सो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जब पेड़ों को काटने गए तो लोकल वुमेन ने, वैसे ही पुरानी स्टोरी से इंस्पायर होकर के लोकल वुमेन ने पेड़ों को हग कर लिया और कंट्रैक्टर्स को बोला यू हैव टू कट अस बिफोर यू कट द ट्रीज। बट अब तो ऐसा नहीं हो सकता था ना, बिकॉज अभी तो हम लोग प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो इट वाज नॉट पॉसिबल नाउ। अभी तो किसी राजा की प्रजा नहीं थी ये कि उनका आदेश चलता। सो अभी तो प्रजा का राज चलता है। सो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबने चिपको मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सराहा, और यही चीज़ देख करके ये अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड शुरू हुआ, ठीक है। अब अब नेचर में एक्चुअली हम लोग को स्टिल नेचर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये लोग आ रही थी कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, नेचर खराब हो रहा है एंड ऑल दैट। कैसे बचाया जाए? एनिमल्स को नहीं बचा पा रहे, प्लांट्स को नहीं बचा पा रहे, जंगलों को कटने से नहीं बचा पा रहे, तो क्या किया जाए? तो इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि लोग तो आज भी, काफ़ी साल पहले जब कोई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, राजाओं के हाथ में होता था सब कुछ, तब इतने सारी औरतों ने अपनी जान गंवा दी, ठीक है, अमृता देवी के साथ। और इवन कि दे अभी भी उसी कम्युनिटी के, बिश्नोई कम्युनिटी के लोग आज भी हम लोग देखते हैं कि अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हैं। चिपको मूवमेंट हुआ है, तो ये चीज़ रियलाइज़ करते हुए जब गवर्नमेंट अपने तरीके से इस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रही थी, तो गवर्नमेंट ने देखा कि क्यों ना हम आम लोग जो कि पेड़ों को या नेचर को इतना प्यार करते हैं, इन्हीं को हम लोग साथ लगा लें अपने नेचर को बचाने के लिए। सो और इनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत है, दे लव इट सो मच, और ये उसके पास रहते हैं हमेशा, है ना। सो रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बाय लोकल कम्युनिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980 हैज़ इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लगाया। इसी ये जो चिपको मूवमेंट हुआ 1974 में, इसके नियरली 6 साल बाद ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू किया। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में सरकार मिल करके आम लोगों के साथ फॉरेस्ट को यानी जंगलों को बचाती है और इनको मैनेज करती है लोकल लोगों के साथ मिल करके। और इस इन रिटर्न, अब हमेशा सभी लोग तो ऐसे नहीं होंगे ना कि हाँ अपनी जान गंवाने को तैयार रहेंगे, और हमें जान लेनी भी नहीं है अभी, है ना। सो इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज इनको कुछ अवार्ड्स भी तो मिलने चाहिए। अगर ये नेचर को बचा रहे हैं, इनको भी तो उससे कुछ मिलना चाहिए ना। ठीक है, आजकल के टाइम पे तो वैसे ही हर कोई सोचता है कि ओके, इफ आई एम प्रोटेक्टिंग, इफ आई एम डूइंग दिस, व्हाट विल आई गेट? सो इन रिटर्न गवर्नमेंट ने इनको क्या शुरू किया कि अगर आप फॉरेस्ट को बचाने में हम लोग का साथ दोगे, हम लोग की मदद करोगे, एंड यू मूव अकॉर्डिंग टू अस, तो कम्युनिटीज़ को बेनिफिट मिलेंगे, कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे या एट लो कॉस्ट भी मिल सकते हैं, ठीक है। कैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स? इनको फ्रूट्स दिए जा सकते हैं, गम दिए जा सकती है, रबर और मेडिसिन एट्सेट्रा यहाँ से मिल सकती हैं, ठीक है। सो सो गम क्या होती है? आप लोगों ने शायद सुना होगा अपने घरों में, गोंद के नाम पे इसको सुना होगा कि ये गम्स बनती है ना, दवाइयाँ वगैरह भी बनाते हैं इससे। एक्चुअली इससे और भी बहुत चीज़ें बन जाती हैं। सो फ्रूट्स, गम, रबर, मेडिसिन एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें बन जाती हैं। तो ये आम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हर्बल मेडिसिन वगैरह में। सो ये सारे फॉरेस्ट प्रोडक्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट देने लगे। तो इस वजह से हम फॉरेस्ट को सस्टेनेबल मैनर में बचा पा रहे हैं कि लोगों को थोड़ा बहुत जो चीज़ें चाहिए उनको वो भी दे दें, लेकिन उनको बिल्कुल ऐसे नहीं कि पेड़ काटने दें या ओवर एक्सप्लॉइट भी नहीं करने देते। उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनके यूटिलाइजेशन के लिए दे भी देते हैं, और बदले में वो जंगल का पूरा पूरा ध्यान भी रखते हैं। सो लोगों का रोल देखते हुए ही उनको साथ मिला लिया गया, ठीक है। सो दिस completes our chapter, and this completes our syllabus for class 12. सो चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज और इकोलॉजी, ये हमारा फिनिश होता है, ठीक है। तो पढ़ते रहो अच्छे से बच्चों, ठीक है, वर्क हार्ड, बिकम गुड डॉक्टर्स। दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर, एंड दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर। आई विल सी नेक्स्ट टाइम, अगर एक आध चैप्टर
कुछ रिवीजन या क्या? नेक्स्ट टाइम भी लेक्चर तो होगा आपका, ओके। परहैप्स हम लोग सेकंड चैप्टर देखेंगे, रिवाइज करेंगे शायद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये चैप्टर तो ख़त्म होता है। दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर एंड दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर। ऑल द बेस्ट।